नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी सरकार। राहुल गांधी के बयान पर किरण रिजिजू ने जताई आपत्ति। सदस्यता खत्म करने पर चर्चा चाहती है भाजपा। 114 और राफेल आने का रास्ता साफ। राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली कमेटी ने दी खरीद को मंजूरी। राफेल से और मजबूत होगी भारत की। चंडीगढ़ में हरियाणा सीएम से मिले पंजाब सीएम। गर्मजोशी के साथ भगवंत मान ने नायब सैनी से मिलाया हाथ। राजेंद्र पार्क में संत कबीर कुटीर के सामने हुई मुलाकात। घूसखोर पंडित के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार। किसी भी वर्ग को अपमानित करना गलत, बदला हुआ नाम बताओ तभी रिलीज को मिलेगी मंजूरी। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस के आरोपी शिवम मिश्रा की कोर्ट में पेशी। ग्वालटोली थाने की पुलिस ने घर से किया गिरफ्तार। पुलिस बोली आरोपी के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई। भारत बंद का अलग अलग राज्यों में दिखा मिला जुला असर। यूएस ट्रेड डील, न्यू लेबर कोड, जीराम जी का विरोध। 10 किसान संगठनों और ट्रेड यूनियंस ने बुलाया था बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चंडीगढ़ से खबर, जहां पर प्रदेश में सुचारू संचालित हरियाणा रोडवेज बस सेवा आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। प्रतिशत बसों का संचालन। राजधानी सहित सूबे के 23 जिलों में संचालित हो रही 1651 बसें। आमतौर पर इस दौरान होता रहा है 1643 बसों का संचालन। प्रदेशवासी को नहीं होने दी जाएगी कोई असुविधा। चंडीगढ़ से खबर, प्रदेश में सुचारू रूप से संचालित हुई हरियाणा रोडवेज बस सेवा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व गुरुग्राम का खोखरा जोहड़ हनुमान मंदिर इन दिनों पूरी तरह से शिवमय हो चुका है। सेक्टर 43 वजीराबाद स्थित इस प्राचीन मंदिर में महारुद्र यज्ञ और रुद्राभिषेक का भव्य शुभारंभ किया गया। समाज सेवी मयंक शर्मा अपने परिवार सहित 11 विद्वान ब्राह्मणों के सानिध्य से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करवा रहे हैं। वेद मंत्रों की गूंज, हवन कुंड की पावन अग्नि और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर भक्ति रस में डूबा नजर आ रहा है। और ये अनुष्ठान महाशिवरात्रि तक लगातार चलेगा, जहां प्रतिदिन श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। समापन के दिन विशेष रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन, संत प्रवचन और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। मयंक शर्मा का कहना है कि आयोजन केवल पूजा नहीं बल्कि युवाओं को सनातन संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का प्रयास है। वहीं उनकी माता विमल शर्मा ने युवाओं से धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। फिलहाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है और पूरा इलाका शिव भक्ति और आस्था के रंग में रंगा हुआ है। पुण्य का जब उदय होता है तभी व्यक्ति धर्म की ओर बढ़ता है और धर्म करने में सक्षम होता है। जीवन में व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्य करता है, पर जब पुण्य का उदय होता है तभी धर्म की ओर बढ़ता है। यहाँ मयंक जी के द्वारा 9 दिवसीय महारुद्राभिषेक किया जा रहा है। ये इनके साथ में हम लोगों के भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि शरीर में जो चेतना, जो ऊर्जा का संचार होता है वो शिवोपासना से होता है। ये शिवरात्रि तक की यात्रा, 9 दिन की यात्रा 8 तारीख से प्रारंभ हुई और 15 तारीख की महाशिवरात्रि है। ये वहां तक यात्रा चलेगी और इस यात्रा के दौरान हमारे द्वादश ब्राह्मणों द्वारा 251 पाठ महारुद्राभिषेक के द्वारा किए जाएंगे।
रेवाड़ी में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान रेवाड़ी में भी विभिन्न संगठनों के साथ साथ रोडवेज बस का 2 घंटे तक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। लेबर कोड के 4 कानूनों का सभी संगठन विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे की निःशुल्क ड्यूटी किसी कीमत पर नहीं मंजूर की जाएगी। रोडवेज यूनियन के सेवानिवृत्त व वर्तमान पदाधिकारियों ने माना कि हड़ताल या धरना प्रदर्शन किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन सरकार की वादाखिलाफी पर ऐसा करना मजबूरी है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर बैठकर रोडवेज पदाधिकारियों ने कहा कि अभी पिछले महीने ही सरकार के साथ रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न मांगों में कुछ पर सहमति बनी थी, लेकिन आज 20 दिन बीत जाने के बावजूद कोई हल नहीं निकला। सर, आज ये AIRTF-WF के आह्वान पर सभी ट्रेड यूनियन और राष्ट्रीय केंद्रीय जितने भी मजदूर संघ है, सबका जो पूरे भारत में सभी भागों में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसके समर्थन में हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा ने 2 घंटे का प्रदर्शन किया है। तो क्या मांगे? मांगे जो राष्ट्रीय लेवल की मांग ये है कि तो कर्मचारियों को जो नए श्रम कानून लाए सरकार, 29 कानून तोड़कर जो नए 4 कानून लाए, जिसमें कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 8 घंटे के बजाय 12-12, 14-14 घंटे तक काम ले सकते हैं, जिसकी सैलरी कुछ नहीं मिलेगी, उसको कोई और टाइम नहीं दिया जाएगा। आज तयशुदा प्रोग्राम अनुसार देशव्यापी हड़ताल में सभी ट्रेड यूनियन, जिसमें हिंदुस्तान के सभी यूनियन शामिल है, उनके समर्थन में आज रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा भी आज इस हड़ताल में शामिल हुई है। हमारी मेन आज जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि आज जो सरकार एक यूनियन मतलब कि वो लेके आई लेबर कोड, उसको जो कर्मचारी के ऊपर थोपा जा रहा है। सिवनी जिले के बरगाट क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और धापरा हल्का में पदस्थ पटवारी महेंद्र बिसेन को लोकायुक्त की टीम ने 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बोरीखुर्द निवासी भगत राम खरे अपनी पत्नी की जमीन का सीमांकन करवाना चाहते थे। सरकारी नियम के तहत होने वाले इस काम के लिए आरोपी पटवारी महेंद्र बिसेन ने उनसे 6,000 रुपए की मांग की थी। रिश्वत मांगे जाने से परेशान होकर भगत राम ने इसकी शिकायत जबलपुर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक से प्रमाणों के साथ की थी। शिकायत की सत्यता की जांच करने के बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया। जैसे ही पटवारी ने धापरा गंगेरुआ ने रिश्वत की राशि पकड़ी, पहले से तैयार टीम ने उसे दबोच लिया। अभी फाइट ले ना, फोटो वीडियो हो गया ना, तो आप वीडियो बनाओ यहां बस भैया। खबर भोपाल से, जहां पर विभिन्न मजदूर व किसान संगठनों के लोग लंबित मांगों को लेकर भारत बंद के राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान पर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों मजदूरों ने कहा कि श्रम कानूनों पर विरोध जताया है, वहीं किसान अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर विरोध जता रहे हैं। हड़ताल को विभिन्न 10 ट्रेड यूनियन के ज्वाइंट फोरम ने अपना समर्थन दिया। विरोध प्रदर्शन के तहत हुई हड़ताल से करोड़ों रुपए का बैंक कारोबार प्रभावित है। हड़ताली कर्मचारियों ने दावा किया कि केंद्र सरकार का नया कानून कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ाने वाला है। उन्होंने सरकार पर विभिन्न बड़े संस्थानों को प्रभावशाली लोगों के हाथों बेचने का आरोप लगाया। देखिए, आज हिंदुस्तान का 25 करोड़ मजदूर, कामगार, कर्मचारी, अधिकारी केंद्र सरकार की जन एवं श्रम विरोधी नीतियों को लेकर आक्रोशित एवं आंदोलित है और आज की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के माध्यम से मजदूर मांग कर रहा है कि कॉरपोरेट परस्त, औद्योगिक घराने परस्त जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किए हैं उनको वापस ले, 4 श्रम संहिताएं उनको निरस्त करे। केंद्र सरकार ने आनन फानन में मजदूरों ने जो 29 श्रम कानून अपने संघर्षों से, हड़ताल के माध्यम से, कुर्बानियों के माध्यम से हासिल किए थे। मांग ये केंद्र सरकार ने मजदूरों, कर्मचारियों को गुलाम बनाने के लिए 4 लेबर कोड ले आए और स्थायी रोजगार को समाप्त करने के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लाए हैं। बैंक, बीमा, सरकारी कारखानों को बेच रहे हैं अडानी अंबानी को। पूरा देश के अंदर किसान तबाह है और ये अमेरिका के साथ जो डील की है उसने पूरे देश के व्यापार को और किसान को बर्बाद कर दिया। इनके खिलाफ पूरे देश के ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठन
किसान मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। देवघर स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की है। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे लेबर कोड का विरोध जताया। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नई नियुक्तियां करने, नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए 100% FTI बढ़ोतरी का विरोध करने और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। आज हम लोग देवघर LIC शाखा के सभी कर्मचारी, तृतीय और चतुर्थवर्गीय सारे कर्मचारी हम लोग आज हड़ताल पे हैं। AIA के आह्वान पर पूरा भारतवर्ष में आज क्लास 3, क्लास 4 का कर्मचारी लोग हड़ताल में हैं। हम लोग भारत सरकार ने जो लेबर कोड लाया है उसका हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। सरकार के जो मजदूर विरोधी नीति है उसका भी हम लोग इस हड़ताल के जरिए विरोध कर रहे हैं। हम लोग का इसके अलावा क्लास 3, क्लास 4 का जो अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा हमारे यहाँ, उसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि नियुक्ति जल्द करो। सरकार के जो न्यू पेंशन योजना है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए आज इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां पर मोहनपुर स्टेडियम के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे वाहन से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मोहनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम योगी के सोशल मीडिया हैंडल की कवर इमेज बदले दिखी। बजट 2026-27 के बाद सीएम योगी का रणनीतिक संदेश और ब्रह्मोस संघ हार्ड पावर विजन दिया गया है। नए यूपी का संकेत, उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन का उभरता वैश्विक हब। लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण, 9.12 लाख करोड़ बजट और सामरिक शक्ति का संगम। फर्श से अर्श तक यूपी की अर्थव्यवस्था, विकास, सुरक्षा और निवेश का त्रिवेणी मॉडल। सुपरसोनिक केसरिया संदेश, यूपी बना विकास इंजन और सुरक्षा कवच। लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण, 9.12 लाख करोड़ और बजट और सामरिक शक्ति। फर्श से अर्श तक यूपी की अर्थव्यवस्था। सुपरसोनिक केसरिया संदेश, यूपी बना विकास इंजन और सुरक्षा कवच। सीएम योगी के सोशल मीडिया हैंडल पर डीपी हुई चेंज, देखा बजट 2026-27 के बाद सीएम योगी का रणनीतिक संदेश और ब्रह्मोस संघ हार्ड पावर विजन दिया गया। नए यूपी, उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन का उभरता वैश्विक हब।
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। बजट ने साबित कर दिया है कि सरकार बिना भेदभाव के सभी को समान अवसर उपलब्ध करा रही है, क्योंकि बजट में सबका ध्यान रखते हुए प्रावधान किए गए हैं। बजट में गौ संरक्षण के लिए यूपी सरकार ने गौशालाओं के विकास पर जोर दिया है। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा निर्धारित बजट 30 से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति गौवंश किया गया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को भी पहले से अधिक बजट दिया गया है। इसलिए मुद्दा ही विहीन विपक्ष इस बार भी शिगुफेबाजी में सफल नहीं हो सकेगा। सरकार का बजट पेश हुआ और कल जिस तरीके से सभी विभागों को जो है ध्यान में रखकर ये बजट रखा गया और सबसे बड़ा बजट जो है अब तक का ये है और अंतिम बजट भी जो है इस शासनकाल का माना जा रहा है। और इस समय हमारे साथ मौजूद है धर्मपाल सिंह जी से बात करते हैं। क्या कुछ मिला पशुधन विभाग को सर, क्या कुछ रहा है, क्योंकि इस बार जो है सबसे बड़ा बजट जो है पेश किया गया। देखिए, इस बार का योगी सरकार का सर्वश्रेष्ठ बजट है और बड़ा बजट है। खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। खेती का, कृषि का विशेष ध्यान रखा गया, इसके साथ साथ पशुओं का भी विशेष ध्यान रखा गया। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी आय मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन से भी होगी। तो इसलिए योगी सरकार में खेती के साथ साथ पशुपालन को बहुत अच्छा बजट आवंटित किया गया है। वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र को 1,80,00,000 के लिए दिया गया है और ये तमाम अभी उत्तर प्रदेश में 7,500 वृद्ध गौ संरक्षण केंद्रों का निर्माण हो चुका है, जिसमें 12.5 लाख गाय संरक्षित हैं और एक दिन का खर्चा इस एक गौ केंद्र का लगभग एक गाय पर लगभग 8 करोड़ खर्चा 12.5 लाख गायों पर होता है। तो इस तरीके से दवाओं के लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई है। अस्पताल का भी अच्छा निर्माण किया गया है, हम पॉलीक्लिनिक इत्यादि भी हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से नस्ल सुधार पर भी, ताकि देसी गाय का दूध अमृत है, ये नस्ल सुधार हो जाए तो दूध की गुणवत्ता तो देसी गाय की ही रहेगी, अमृत की ही रहेगी, लेकिन नस्ल सुधार में दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। इससे किसान गाय छोड़ेगा नहीं, पालेगा। वहीं अगर बात की जाए कि विपक्ष जो है लगातार आपके विभाग को अक्सर टारगेट करता रहता है, इस बार भी कह रहा है कि जो है इतने जो है निराश्रित गोवंश जो है घूम रहे हैं सड़कों पर तमाम जो है, और जो है सरकार कुछ नहीं कर पा रही। पिछली बार भी ये मुद्दा बना था चुनाव के दौरान। जी, पिछली बार मुद्दा तो नहीं बन पाया था क्योंकि हमने बड़ी गौशालाएं बनाकर निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने का काम किया था। अब हम जो हमारा प्रयास है, निराश्रित गोवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर और गलियों में दिखाई न दे। हम इसके गले में रेडियम बेल्ट भी बांध रहे हैं ताकि पशु भी एक्सीडेंट से बचे और मनुष्यों को भी दुर्घटना से निजात मिलेगी। साथ ही साथ हम बड़ी बड़ी गौशालाएं 1,80,00,000 की गौशालाएं बना रहे हैं, जिसमें लगभग 400 गाय संरक्षित की जाएंगी। तो अब वो इस बजट में निराश्रित गायों को गौ संरक्षण को संरक्षित करने के लिए, बड़ी गौशालाएं बनाने के लिए, अस्पताल के उनके इलाज के लिए, अच्छे अस्पतालों के निर्माण के लिए, अच्छा दवाओं का प्रबंध करने के लिए, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए भी और दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी इस बजट में बजट आवंटित किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पशुपालन से बढ़ोतरी मिलेगी। धन्यवाद। तो ये थे धर्मपाल सिंह ने साफ तौर पर बोला कि देश और प्रदेश का विकास तभी हो सकता है जब किसानों की आय दुगनी हो, और किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इस बार भी जो बजट रहा उसमें भारी भरकम बजट जो है वो पशुधन को दिया गया है, और किसानों का जो है कृषि के साथ साथ पशुधन भी जो है एक मुख्य व्यापार है और मुख्य जो है उनकी आय का सोर्स है, ताकि जो है उनकी आय और बढ़े और किसान भी समृद्ध हो। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। कानपुर बार एसोसिएशन ने कचहरी परिसर में हड़ताल की घोषणा कर दी है। एसोसिएशन के महामंत्री ने स्पष्ट कहा कि हड़ताल के दौरान आरोपी शिवम मिश्रा की किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि जब तक अधिवक्ता न्यायिक कार्य में से विरत रहेंगे तब तक अदालत में इस मामले की कार्रवाई स्थगित रखी जाए।
महामंत्री ने हड़ताल की औपचारिक घोषणा करते हुए सभी अधिवक्ताओं से समर्थन की अपील की है। वहीं अधिवक्ता अमित सिंह ने मांग उठाई है कि शिवम मिश्रा को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाए। इस ऐलान के बाद कचहरी परिसर में हलचल तेज हो गई है और अब सबकी नजर अदालत के अगले कदम पर टिकी हुई है। आज हम लोग हमारे अधिवक्ता साथी की रामपुर में हत्या हुई है, इसलिए आज हम लोग न्याय कार्य से विरत है और कोई भी न्याय कार्य कानपुर कचहरी में नहीं होगा, इसलिए आए हैं। उसको रोकने के लिए हम लोग हड़ताल वाले मामले में आज सुनवाई हो रही थी, क्या कुछ उसमें होने की संभावना लग रही है? हम लोग तो रोकेंगे भाई, नहीं होनी चाहिए। हमारा अधिवक्ता साथी मरा है, मान लीजिए लंबरगिरी छोड़िए कोई भी हो, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो हम अपने अधिवक्ता साथियों से भी कहेंगे, क्योंकि आज हड़ताल है, किसी को भी उसमें वकालतनामा नहीं लगा। संभल की नगर पंचायत नरौली में खाद के गड्ढे की 285 वर्ग मीटर भूमि पर बने दारुल उलूम मदरसे को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। 2 बुलडोजर मदरसे की बाहरी दीवार को ध्वस्त करने में जुटे। कार्रवाई से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे को खाली कर दिया था। मोहल्ला बंजारी कोवा में बने इस मदरसे के अलावा खाद के गड्ढे और रास्ते की जमीन पर बने 8 से 10 मकानों को भी खाली कराया गया। चुनाव निर्माण बताते हुए गिराने का काम शुरू हुआ है। मौके पर एसडीएम चंदौसी आशुतोष तिवारी, नायब तहसीलदार सत्येंद्र चाहर और सीओ मनोज कुमार सिंह मौजूद रहे। जहाँ जहाँ सरकारी रिजर्व लैंड पर, रास्ते पर, चक्रोड़ पर, तालाब पर, खलियान पर, चारागाह पर, खाद के गड्ढों पर कब्जे हैं, वहाँ कब्जा मुक्ति की कार्रवाई निरंतर गतिमान है। और इसी क्रम में चंदौसी तहसील के नरौली नगर पंचायत में, कस्बे में, वहाँ पे रास्ते की भूमि और खाद के गड्ढों पर दुकानें बनी हुई थी और एक स्थल बना हुआ था। देखिए, ये डाटा संख्या 1635-1636 है। जो खाद के गड्ढे वह रास्ते की भूमि है, जिसमें कि मदरसा व अन्य 7-8 मकान बने हुए हैं। जिसकी की कार्रवाई सरसक की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद, पूरी नोटिस सर्व होने के बाद, अपील की तिथि खत्म होने के बाद तब हम इस पे एग्जीक्यूशन की कार्रवाई करेंगे। पहले भी क्या नोटिस दिए गए लोगों को? हाँ, पहले भी 2 बार नोटिस जा चुके हैं, इनको बताया भी गया था। सर, ये गिराने की कार्रवाई की है, लेकिन हमें इस चीज की कोई सूचना नहीं मिल पाई, ना ही हमारे पास कोई नोटिस आ पाया इस चीज का। ये करा जाए, अगर हम पे नोटिस होता हम पर होती तो हमें से पहले करा दे। और दूसरी सर, ये तो धार्मिक चीज है, ये सब तो जहाँ तक हो न कराने की कोशिश रूबी जी मैंने एडिट था बिल भी की थी, या थोड़ा समझ दो हमें, या सर हो सके तो देखिए कोशिश, धार्मिक चीजें वैसे तो किसी करा नहीं है। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। रुक करते हैं खबरों की ओर। संभल जनपद के चंदौसी स्थित केंद्रीय भंडारण निगम में सीबीआई ने बुधवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए डिपो मैनेजर समेत 3 क्वालिटी मैनेजरों को कथित रूप से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। और शाम शुरू हुई, करीब 10 घंटे तक लगातार चलती रही, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सीबीआई की टीम अचानक वेयरहाउस पहुंची। सुरक्षा के लिहाज से सभी गेट बंद करा दिए गए। इसके बाद टीम ने पूरी रात दस्तावेजों की गहन जांच की। वेयरहाउस में रखे माल के रिकॉर्ड और गुणवत्ता से जुड़े कागजात खंगाले जा रहे हैं। गाजीपुर में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 124D पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने एक युवक की जान ले ली। कल यानी मंगलवार को 8 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से 30 वर्षीय रविंद्र पासवान की मौत हो गई। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्यदायी संस्था के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। दरअसल मामला दुल्हरपुर थाना क्षेत्र के जलालाबाद स्थित शहीद वीर अब्दुल हमीद चौक के पास का है। यहाँ पर NH 124D पर अंडरपास निर्माण के लिए करीब 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौके पर न तो बैरिकेडिंग थी, न चेतावनी
पानी बोर्ड और न ही पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था थी। देर शाम जलालाबाद निवासी 30 वर्षीय रविंद्र पासवान बाइक से गुजर रहे थे। सामने से आ रहे वाहन को बचाने की कोशिश में संतुलन बिगड़ा और सीधे गड्ढे में जा गिरे। गाजीपुर में 124D मरदा से लेकर के सैदपुर तक की एक सड़क परियोजना है, जिसमें जो जखनिया और सैदपुर तहसील से होकर के गुजरती है। इसमें जखनिया तहसील के अंतर्गत दुल्लापुर क्षेत्र में एक बीर अब्दुल हमीद चौक के पास में एक पिलर के लिए एक संबंधित फर्म के द्वारा निर्माण कार्यों के दौरान गड्ढा खोदा गया था, जिसमें एक व्यक्ति की गिरने से मौत हो गई। जनपद संभल की नरौली नगर पंचायत में खाद के गड्ढे की जमीन पर बने मदरसे को गिराने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है। बाहरी पुलिस बल के साथ एसडीएम और सीओ मौके पर मौजूद। देखिए, ये डाटा संख्या 1635-1636 है। जो खाद के गड्ढे वह रास्ते के भूल है, जिसमें कि मदरसा व अन्य 7-8 मकान बने हुए हैं, जिसकी की कार्रवाई सरसक की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद, पूरी नोटिस सर्व होने के बाद, अपील की तिथि खत्म होने के बाद तो हम इस पे एग्जीक्यूशन की कार्रवाई करेंगे। पहले भी क्या नोटिस दिए गए लोगों को? हाँ, पहले भी 2 बार नोटिस जा चुके हैं, इनको बताया भी गया था। सर, ये गिराने की कार्रवाई की है, लेकिन हमें इस चीज की कोई सूचना नहीं मिल पाई, ना ही हमारे पास कोई नोटिस आ पाया इस चीज का। ये करा जाए, अगर हम पे नोटिस है तो हम पर होती तो हमें से पहले करा दे। और दूसरी सर, ये तो धार्मिक चीजें ये सब तो जहाँ तक हो नगराने की कोशिश रोगी जी मैंने 18 का बिल भी की थी, तो थोड़ा समझ दो हमें, या सर हो सके तो देखिए कोशिश, धार्मिक चीजें वैसे तो किसी का नहीं है। फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और एक्सप्रेसवे की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग पंजाब से फतेहपुर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। मेरे पास है तो वही है। सोनभद्र शहर स्थित राष्ट्रीय लोक दल के जिला कार्यालय पर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का जन्मदिवस जिलाध्यक्ष श्रीकांत तिवारी की अध्यक्षता में मनाया गया।
और इस मौके पर जिलाध्यक्ष श्रीकांत तिवारी ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह ने जीवन भर किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। वो गरीब, मजदूर, कमेरा वर्ग और युवाओं के हक के लिए सदैव संघर्षरत रहे। उन्हें अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके सिद्धांतों पर चलते हुए गरीब, किसान और नौजवानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे ताकि समाज का उत्थान हो सके। आज हमारे किसान मसीहा चौधरी अजीत सिंह जी का जन्मतिथि है और हम लोग बड़े खुशहाली से किसानों के साथ मना रहे हैं उनका जन्मदिन। आज के जन्मदिन के अवसर पर हमारी महिलाएं भी जो है, कई महिलाएं जो है राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो रही हैं और हमारे चौधरी साहब किसान, कमेरा समाज, किसान खेत खलिहान की बुलंद आवाज़ रहे और गांव से लेके दिल्ली की तक, गांव के गलियारों से दिल्ली के सदन तक किसानों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। और आने वाली 15 फरवरी को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शिवरात्रि पर शिव जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों का आना शुरू हो गया है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कांवड़िये लक्सर से होकर गुजरने लगे हैं और हर रोज सैकड़ों की संख्या में लक्सर से कांवड़िये गुजर रहे हैं, जिन्हें लेकर लक्सर के लोगों के द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई है। प्रशासन के द्वारा भी कांवड़ियों को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं। लक्सर में प्रशासन व लोगों के द्वारा की गई व्यवस्थाओं को देखकर कांवड़िये खुश दिखाई दे रहे हैं। लक्सर के लोगों का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। हम हरिद्वार आए हैं और हरिद्वार से कांवड़ लेके अपने जिला हापुड़ में जाएंगे यूपी के अंदर और हमें उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे हमने देखा यूपी में लक्सर में हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है हमारे लिए। बहुत धन्यवाद लक्सर वालों का, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्सर विकासखंड के सभागार में किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी, हरिद्वार उद्यान अधिकारी, लक्सर उप जिलाधिकारी सहित कई विभागों से संबंधित अधिकारी भी कार्यक्रम में पहुंचे। पारंपरिक गन्ने की खेती के साथ साथ अन्य तरह के फसलें उगाने से भी किसानों को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। संबंधित अधिकारियों ने सबने जानकारी अच्छी दी भाई फसल किस प्रकार करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, किसमें ज्यादा मुनाफा है, किसमें नहीं है। कंटिन्यू एक फसल करना ठीक नहीं है। वो कह रही गन्ने फसल के साथ साथ आप अलग फसल कीजिए। लेकिन इस समारोह में आने का पर्पज यही है, जो मेन समस्या यही है। मैंने ये बात उठाई भी है कि जो आवारा पशु खेत में घूमने फसल तैयार कर रहे हैं किसान फसल तैयार करने के बाद वो सारा आवारा पशु खा जा रहे हैं। किसान युद्ध स्तर पर उनकी मतलब जो है रफाड़ी कर रहा है, रात को भी और दिन में भी। एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज जो ये कृषि दिवस का आयोजन किया जा रहा है उसमें किसान के विकास के लिए और कृषि के विकास के लिए जो भी उन योजनाएं चल रही है, यहाँ पर तमाम विभागों ने स्टॉल लगाए गए हैं और योजनाओं की जानकारी हम किसानों तक पहुँचा रहे हैं। साथ ही जो उनकी समस्याएं हैं
या जो भी वो अपने विचार रख रहे हैं कि किस प्रकार से कृषि को हम कृषि का और विकास कर सकते हैं, तो हम उनका समस्याएं और उनके विचार भी सुन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कैची धाम ट्रस्ट द्वारा जिला हॉस्पिटल को अत्याधुनिक एवं अल्ट्रासाउंड और एक एक्सरे मशीन दी गई, जिसका शुभारंभ कैची धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष ने किया। मशीनों के शुभारंभ के अवसर पर बीडी पांडे हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी टीके टमटा ने बताया कि हॉस्पिटल में पुरानी अल्ट्रासाउंड व एक्सरे मशीनों की जगह कैची धाम ट्रस्ट द्वारा दी गई दोनों ही अत्याधुनिक स्थापित की गई हैं, जिसका फायदा हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को मिलेगा। और साथ ही अध्यक्ष ओपी बिंद्रा का कहना है कि ट्रस्ट हमेशा से ही समाज की बेहतरी के लिए अग्रणी भूमिका निभाता रहा, आगे भी ट्रस्ट इस तरह का काम करता रहेगा। एक्सरे मशीन दी गई है विद प्रिंटर एंड अल्ट्रासाउंड मशीन दी गई है, और ये माँ महाराज के आशीर्वाद से दी गई है। इसमें हमारे सीएमओ साहब का डॉक्टर अनिरुद्ध गंगोला जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने हमको एक डिमांड लेटर भेजा था और उनके सहयोग से ये हम मशीनें महाराज की कृपा से स्थापित कर पाए। हम तो चाहते हैं जनता को फायदा मिलना चाहिए, मैक्सिमम जितना हो सके उतना फायदा मिले, इसलिए एडवांस मशीन लगाई गई है ताकि लोगों का हलवा नहीं जाना पड़े। ये दो मशीनें जो हैं, एक तो डिजिटल एक्सरे हमारी और दूसरी अल्ट्रासाउंड वाली मशीन है, और काफ़ी अच्छी मशीन है, एकदम नई तकनीक से है, और मैं समझता हूँ कि इससे आने वाले टाइम में मरीजों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और ये जो दोनों मशीनें हैं ये हमें कैची धाम जो ट्रस्ट है उन्होंने प्रोवाइड करी हैं, और हम सब लोग पूरे अस्पताल परिसर की तरफ से जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। डोईवाला तहसील में भारतीय किसान यूनियन देहरादून के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। किसानों ने केंद्र सरकार पर अमेरिका के साथ गलत व्यापारिक समझौता करने का आरोप लगाया और कहा कि इस डील से देश के किसानों को भारी नुकसान होगा। किसानों का कहना है कि मोदी सरकार की हठधर्मिता से देश की कृषि व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन देहरादून के अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह खालसा सहित कई किसानों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। किसान संगठनों ने सरकार से इस समझौते पर पुनर्विचार करने की मांग की है। महोदय, एक मीडिया ही है जो किसान की बात सुन रही है, अन्यथा सरकारें तो बिल्कुल गूंगी और बहरी हो गई। ना तो इन्हें सुनता है, ना ये कुछ कहने के लिए किसान के हक में इनके पास जवाब है। ये अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए, अरे जाओ भाई घूमो, सरकारी पैसे से खूब ऐश करो, लेकिन ये वहां जाकर के एक किसान विरोधी समझौता कराए। पूरे देश का किसान उस समझौते से परेशान है। हरिद्वार से खबर है, जहां पर श्यामपुर वन क्षेत्र के खारा इलाके में एक मखना हाथी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। नियमित गश्त के दौरान वन कर्मियों को जंगल में लहूलुहान अवस्था में हाथी का शव मिला, जिसके बाद उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर रेंजर विनय राठी और एसडीएम पूनम कैथोला टीम के साथ पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। वन विभाग की ओर से वेटनरी डॉक्टर अमित दयानी को बुलाया गया, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया। विभागीय गाइडलाइन के तहत शव को दफनाने की कार्रवाई की गई। एसडीओ पूनम कैथोला के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दो हाथियों के बीच संघर्ष में मखना हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में कथित तौर पर बाघ के हमले से उसकी मौत हो गई। और इस बीच कानपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर कानपुर से, लंबोगनी केस में आरोपी को बड़ी राहत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट से जमानत मिली। कोर्ट ने पुलिस की रिमांड याचिका खारिज की। पुलिस की ओर से रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट की ओर से खारिज किया गया। शिवम को जमानत मिली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 20,000 के मुचलके पर कोर्ट से जमानत मिलने की बात सामने आई है। आम खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से बड़ी खबर, लंबोगनी केस में आरोपी शिवम मिश्रा को बड़ी राहत, जमानत मिलने की बात सामने आई है। कोर्ट ने पुलिस की रिमांड याचिका खारिज कर दी है। पुलिस की ओर से शिवम को रिमांड पर भेजे जाने की बात प्रार्थना पत्र में कही गई थी, लेकिन फिलहाल उस याचिका को खारिज किया गया है। आरोपी शिवम को जमानत दी गई है। 20,000 के मुचलके पर कोर्ट से जमानत मिली। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर लंबोगनी मामले से जुड़ी बड़ी खबर।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस को नहीं मिली आरोपी शिवम की रिमांड। शिवम मिश्रा को बड़ी राहत, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सारिका हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुकी। सारिका, पूरी जानकारी क्या है? शिवम की रिमांड के लिए पुलिस ने प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अभी फिलहाल शिवम को राहत मिली, कोर्ट की ओर से 20,000 के मुचलके पर जमानत दे दी गई है। बिल्कुल गरिमा, मैं बता दूं जिस तरीके से 90 घंटे तो ये हादसे हो चुके हैं और इसके बाद जो है आज सुबह से ही शिवम मिश्रा को कोर्ट में पेश कर दिया गया था और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पुलिस ने डिमांड रखी थी, तो उनकी जो प्रार्थना पत्र था उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब जो है शिवम को जमानत मिल गई है। 20,000 रुपए का जो मुचलका है उस पर उनको जमानत दी गई है और अब जो है आगे की प्रक्रिया, रिहाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सारिका, क्योंकि पूरा मामला हाई प्रोफाइल मामला था और लगातार ये कहा जा रहा था कि एक लंबे वक्त के बाद में पहले ही गिरफ्तारी हो सकी और उसके बाद तुरंत ही जमानत मिलना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस लगातार इंतजार कर रही थी कि अगर पुलिस रिमांड होती है तो कहीं ना कहीं इस दौरान पूछताछ में कई अहम चीजें सामने आ सकती हैं। इस पूरे केस में शुरुआत से ही नजर डालें तो एक तरफ शिवम मिश्रा के पिता का इनकार करना कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, फिर ड्राइवर का सरेंडर करना और पुलिस का लगातार ये कहना कि गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहे थे अपने आप में इस पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा बना रहा था। बिल्कुल, अगर गरिमा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस पूरी घटना में दो पहलू लगातार घटना के शुरुआत से चल रहा था। एक पहलू ये था कि जिसमें शिवम मिश्रा खुद गाड़ी चला रहे थे और पुलिस द्वारा विवेचना में उनका नाम खोला गया था और उसके बाद FIR दर्ज कराने की बात करी गई थी। वहीं दूसरा पहलू की अगर बातचीत करी जाए कि अज्ञात में FIR दर्ज हुई थी और खुद उनका जो ड्राइवर था वो आया था सामने और उसने यहाँ पर कोर्ट में भी सरेंडर किया था और कहा था कि मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ। उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई है तो शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद जो है लगातार पुलिस ने प्रार्थना पत्र दे रही थी कि 14 दिन की रिमांड पर लिया जाए, पूछताछ करा जाए। जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है कि शिवम मिश्रा जो है वो गाड़ी चला रहे थे। हालांकि अब कोर्ट में आज स्ट्राइक भी थी, स्ट्राइक को दरकिनार कर दिया गया है, बाकायदा सुनवाई करी गई और कोर्ट ने अब अपना डिसीजन दे दिया है। लगभग 65 ऐसे वीडियो थे जो साक्ष्य थे जिनको पुलिस ने जो है कोर्ट में पेश किया था। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर जो है ये कोर्ट ने निर्णय सुनाया है कि अब जो है शिवम मिश्रा को जमानत दे दी गई है और उन्होंने कोर्ट ने सख्त हिदायत भी दी है कि पुलिस की जो विवेचना है उसमें शिवम मिश्रा जरूर सहयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई थी ये पुलिस वर्सेस शिवम मिश्रा की हो गई थी और अब कोर्ट ने दखलंदाजी करते हुए कोर्ट की मुश्किलों को कम कर दिया और उन्हें जमानत दे दी है। बहुत शुक्रिया सारिका आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। तो आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट से जमानत मिली। बेजार के मुचलके पर कोर्ट से मिली जमानत, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है लखनऊ से, जहां पर यूपी के मत्स्य पालन विभाग के मंत्री संजय निषाद ने विभाग को 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान कराने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का आभार जताया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व में मत्स्य विभाग को इतना बड़ा बजट तो दूर कोई तवज्जो तक नहीं दी जाती थी। आइए सुनते हैं मंत्री संजय निषाद ने आगे क्या कहा। अब आप जान ही रहे हैं जिसको जनता विरोध करती है वहाँ के हम विरोध करेंगे। बचा क्या है आज के दिन में? बजट जनता के लिए जो वादा किया था पूरा है। कोई क्षेत्र बाकी नहीं होगा जिसमें हम लोगों ने इन लोगों ने बजट ठीक से किया ही होता तो जनता इन्हें बाहर क्यों करती। आज कोई ऐसा क्षेत्र मत्स्य जैसा क्षेत्र को अगर हमें बजट मिला हर क्षेत्रों में तो बहुत बड़ी बात है। सर, सपा विधायक जो मुरादाबाद से है उनका जो OBC सर्टिफिकेट है वो लगाया था। देखो, भारत संविधान से चलता है, बेईमान से नहीं। जितना बेईमान पकड़े जाएंगे सब जेल जाएंगे और जितना बेईमान है उन्हें जनता ही से कहीं वोट से, कहीं पुलिस से, कहीं कानून से सजा जरूर मिलेगी। और निश्चित रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर सबको रहना ही पड़ेगा और सभी लोगों को, चाहे जनता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां विधानमंडल में कांग्रेस दल के नेता नारायण मिश्रा ने के न्यूज से बजट को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार अपना पिछला बजट अब तक नहीं खर्च कर पाई है। भाजपा सरकार हर बार बड़ा बजट लेकर आती है, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत में बजट 40% हिस्सा सरेंडर करना पड़ता है। नारायण मिश्रा ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। सुनाएंगे आपको राधा मिश्रा ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले कानपुर से एक अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कानपुर से कोडेन कफ सिरप का काला कारोबार बेनकाब हुआ है। आरोप है कि कफ सिरप का काला कारोबार कानपुर में बैठकर कारोबारी विनोद अग्रवाल संचालित करता था। खुलासा हुआ है कि उसने कोडेन कफ सिरप का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। वाराणसी पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि पूर्वांचल को उसने सबसे बड़ा मार्केट बनाया। वाराणसी पुलिस ने कानपुर पुलिस के साथ मिलकर विनोद अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की। देखिए, आज दिनांक 12/2/26 को ये कमिश्नरेट वाराणसी की पुलिस द्वारा एक कार्रवाई की गई है। दिसंबर माह में लोकल डीआई जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी पे एक मुकदमा लिखवाया गया 623/25, जो अंतर्गत धारा एनडीपीएस एक्ट और तथा अन्य धाराओं में था। इसमें उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराएगी कि कुछ फर्जी कंपनियों के द्वारा कोडीन युक्त कफ सिरप जैसे फेंसिडिल और एसकप की तस्करी तथा इलीगल डाइवर्जन किया जा रहा है। इसमें जो फर्जी फर्म है, जो पीडी फार्मा है, वो सारनाथ में थी, और एक एमके हेल्थ केयर है जो प्रयागराज स्थित है। ये दोनों ही फर्म्स है वो फर्जी हैं। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर विधानमंडल में कांग्रेस दल के नेता नारायण मिश्रा ने के न्यूज से बजट को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार अपना पिछला बजट अब तक नहीं खर्च कर पाई है। भाजपा सरकार हर बार बड़ा बजट लेकर तो आती है, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत में बजट 40% हिस्सा सरेंडर करना पड़ता है। नारायण मिश्रा ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। ये खोखला बजट जो उन्होंने पेश किया है, जो दिशाहीन है, पूरी तरह से सरकार को, ने किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को हर तरह से निराश किया है, और इसकी जवाबदेही हम सदन में तय करेंगे। मैम, कानपुर वाली घटना में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी को किस तरीके से देख रही है? आज मैंने नियम 56 में उस विषय को लगाया। आगे बढ़ेंगी खबरों की ओर। खबर रेवाड़ी से, जहां कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी में आईएमटी की स्थापना कराना उनकी दिली ख्वाहिश है, जिससे औद्योगिक विकास के साथ हर हाथ को रोजगार मुहैया हो सके। मंत्री ने ये बात रेवाड़ी में जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित अन्य अधिवक्ताओं से मुलाकात के दौरान उनकी विभिन्न समस्याएं सुनते हुए भव्य स्वागत समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार की जिले के हर ब्लॉक में इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित करने की बड़ी योजना है, जिससे कोई भी अपनी पर्याप्त भूमि पर लघु उद्योग स्थापित करने को सरकार से ऋण व सब्सिडी की सुविधा प्राप्त कर सकेगा। श्री राव नरवीर सिंह जी का स्वागत करते हुए आप तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत आगमन से आप बैठिए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रेवाड़ी ने आज मुझे आमंत्रित किया था, उस विषय में इनके बीच में आया हूँ, और अपना जिला इसलिए खुशी भी होती है आने में, और तकरीबन 8-9 साल के बाद इन्होंने बुलाया। कुछ इनकी समस्याएं थे, उनका समाधान करने की कोशिश कर रहा हूं। आईएमटी की लगातार बातचीत चल रही, कहाँ कितना प्रोग्रेस है अभी? नहीं, अभी आईएमटी पे पिछले दिनों हमने पोर्टल खोला था, उसमें मुझे अप्रोक्सीमेट तो नहीं, पर बहुत लोगों ने अपनी जमीन अपलोड की है। अब मैंने अभी डिपार्टमेंट में कहा कि एमडी साहब एक दिन आएंगे और इन जमींदारों की मीटिंग लेकर बातचीत करेंगे, और उसके बाद 1 महीने के लिए फिर पोर्टल खोलेंगे। जैसे ही उसमें अपलोड हो जाएगा, फिर उनसे बैठ के कीमत तय करके, और मेरी पूरा नियत है और कोशिश है कि इस दक्षिण हरियाणा में, इस रेवाड़ी जिले में आईएमटी स्थापित हो। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चांपा भर्रा रोड स्थित तिरुपति मिनरल्स के कार्यालय में आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है, और ये कार्रवाई कोयला व्यवसायी अंशुमान मुरारका के ठिकानों पर की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह आयकर विभाग की टीम अचानक तिरुपति मिनरल्स के दफ्तर पहुंची। दबिश दी, टीम कार्यालय के भीतर मौजूद है। सुबह से ही तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की बारीकी से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई आय व्यय के विवरण में विसंगतियों और बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी की आशंका के चलते की गई है। तिरुपति मिनरल्स के प्रोपराइटर अंशुमान मुरारका क्षेत्र के बड़े कोयला कारोबारियों में गिने जाते हैं।
कालाडूंगी के तहसील प्रांगण में प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले सैकड़ों भोजन माताओं ने धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम कालाडूंगी को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन के दौरान भोजन माताओं ने वेतन बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा, भोजन माताओं को चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी घोषित करने एवं अन्य मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। माताओं ने कहा कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, कार्यस्थल में हो रहे शोषण एवं उत्पीड़न रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए जाए। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। भोजन माताओं की ये है कि हमको न्यूनतम वेतन दिया जाए, वो भी पूरे 12 महीने का। हमको पूरा वेतन में न्यूनतम वेतन जी नहीं पा रहा है और स्कूल में भोजन माता अगर स्कूल बंद हो गया तो बच्चे कम होने की स्थिति में भोजन माता को घर बैठा दिया जाएगा। भोजन माता को घर में बैठाएगा, दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाए, चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए और भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी की तरह वेतन दिया जाए। आज देशव्यापी हड़ताल है, पूरे देश में हड़ताल है। जो ट्रेड यूनियन है अपनी मांगों को लेके लगातार लड़ रहे हैं। जैसे भोजन माता है, हम भोजन माता 20 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, स्कूलों में सेवा दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को साफ सुथरे से खाना खिला रहे हैं। तो हमारी जो सरकार अभी हमको न्यूनतम वेतन दे रही है वो 100 रुपये दिन का दे रही है, 3000 रुपये महीने का दे रही है। देश की बात में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ संजय। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।